We are going to revise this entire chemistry, starting with your first inorganic chapter. इसमें हमको क्या पढ़ना है? डीएनएफ ब्लॉक. ये चैप्टर काफी लगता है बच्चों को बोरिंग टाइप. तो इसमें बेसिकली हमको इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले जानना क्या है, डी और एफ ब्लॉक के बेसिक ट्रेड्स क्या है. पोजीशन, डी और एफ. डी ब्लॉक एक्चुअली कहाँ प्लेस्ड होता है? डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12 के एलिमेंट्स को कहते हैं. इनका जो पोजीशन है, एस ब्लॉक लेफ्ट साइड में होता है, बीच में डी और इस तरफ पी. एस और पी के बीच होने की वजह से इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक, और इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखोगे, n-1 d1 to 10 ns1 to 2. फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं. रीजन बीइंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जिस एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, उतना ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा. उस वजह से इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हाई हो जाता है. रेडियस में 3D के अगर हम ऑर्डर देखें तो पहले रेडियस डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज करता है. किसी भी एटम में दो फोर्सेस काम करेंगे. एक तो सेंटर में जो न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, दो फोर्सेस काम करते हैं. तो जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है तो एटम का रेडियाई छोटा हो जाता है, क्योंकि सपोज दो पॉइंट के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है तो डिस्टेंस कम होने की कोशिश होती है. दो पॉइंट के बीच अगर रिपल्सिव फोर्स है तो डिस्टेंस इंक्रीज होने की कोशिश होती है. तो वैसे ही एटम में अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियाई छोटा होगा. अगर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बराबर होगा, उन एटम्स में एटॉमिक साइज सेम रह जाएगा, और जब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तब एटम का रेडियाई बढ़ेगा. सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द, ये जो एबनॉर्मेलिटीज है इनके रेडियाई में, उसका रीजन यही है. ओके. सो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी इंक्रीज होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट इनका वेरिएबल होता है क्योंकि इनके पास डी इलेक्ट्रॉन्स हैं. डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी और एस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. ठीक है. इनमें हाँ, और एक और रीजन है डी डी ट्रांजिशन. डी के जो एटम्स है, सपोज डी का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एनर्जी मिली, ये हायर लेवल पे जाता है, और जब ये वापस आता है तो एनर्जी इमिट करता है. एनर्जी सम रेडिएशन लिया, मान लो सर्टेन वेवलेंथ का रेडिएशन लिया, और ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे गया, फिर जब ये वापस आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा सर्टेन वेवलेंथ का. तो जो एनर्जी एमिट करेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी एमिट करेगा. अगर ये वेवलेंथ विजिबल रेंज में है तो हमें कलर दिखता है. सो ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन. ठीक है. केमिकल रिएक्टिविटी. ये चूंकि मेटल्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. मैग्नेटिज्म है इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है. ऑलमोस्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली इनमें कलर्स होता है क्योंकि रीजन बीइंग डीडी ट्रांजिशन. डीडी ट्रांजिशन समझ गए, डी इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना, और जब वो वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट में, दे एमिट एनर्जी. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस को कॉज करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस करते हैं. दे हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है. इन सारे रीजन से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड. सपोज ये डी ब्लॉक का एटम है, इनके एलिमेंट में ये एटम्स हैं, इनके बीच जो स्पेस है ना, उसको अगर छोटा सा एटम कार्बन आके फिल कर दे, बोरन आके फिल कर दे, तो अब ये जो हो गया एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया. एग्जाम्पल बीइंग एलॉय. और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है, कारण क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि इसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं, कितने एटम्स इसमें मिक्स हुए हैं. ठीक है. तो ये हो गए डी ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टी, जिससे आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इसके यूजेज क्या क्या है? अभी जो मैंने पढ़ा बताया, एलॉय फॉर्मेशन कैटलिस्ट में यूज होता है, ये सभी यूजेस भी हैं. अ, ये टीआईओ पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है. MnO2 आप जानते हो ड्राई सेल में काम आती है. इट्स अ वेरी गुड. बहुत सारे हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, मोलिब्डेनम, सभी अच्छे कैटलिस्ट हैं. AgBr इज यूज इन फोटोग्राफी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. निकल का हम यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन. ठीक है. और इनके जो एटॉमिक रेट, एक और चीज है यहाँ पर जो हम देखेंगे, ये हमने देख लिया, ये चार यूजेस देख लिया. देन
एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पर यहाँ पर क्या होता है, डी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। एटॉमिक साइज का छोटा होने का एक रीजन, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है एटॉमिक साइज का छोटा हो जाना। ठीक है, एक्टिनॉइड्स के बीच अगर होगा तो उसको कहेंगे हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। यस, तो उसको कहेंगे हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड क्या होते हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही कम लेंथेनॉइड्स रेडियो एक्टिव है, एक्सेप्शन इज प्रोथमीथियम। एक्टिनॉइड्स जितने हैं ऑलमोस्ट सारे जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इनमें देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनिक साइजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ भी वेरिएबल है, मोस्ट प्रेफरेबल इज +3। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनका ये है कि सिल्वरी इन अपीयरेंस होते हैं, डिस्प्ले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनके मेटलिक रेडियाई में बहुत एबनॉर्मेलिटी और इरेगुलरिटी है, और इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मोर कॉम्प्लेक्स है। लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, 4f1 to 14, 5d0 to 1, 6s2। एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो डिक्रीज करती है, La to Lu। मोस्ट प्रेफरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, सिल्वरी इन अपीयरेंस, एंड हार्डनेस इनकी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। चूंकि ये भी मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी इनकी वैरी करती है। ट्राईवेलेंट लेंथेनॉइड्स यूजुअली कलर्ड होते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लो, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इतनी बात हो गई। इसके बाद एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, K2Cr2O7 का रिएक्शन और KMnO4 के रिएक्शन। ठीक है, आप देख सकते हो प्रिपरेशन इनका दिया हुआ है, FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू Na2Cr O4 Fe2O3 CO2। अब ये जो Na2Cr O4 है विथ हाइड्रोजन गिव्स Na2Cr2O7। नेक्स्ट स्टेप में Na2Cr2O7 को हम KCl से ट्रीट करते हैं तो हमें मिल गया K2Cr2O7। अब ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड्स टू आयोडीन H2S2S, SO3 2 minus 2 SO4 2 minus NO2 minus 2 NO3 minus। सिमिलरली KMnO4 का रिएक्शन है, ये रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे लिख लिख के। 2MnO2 plus KOH plus oxygen gives you K2MnO4 plus H2O। फिर MnO4 2 minus 4H plus के साथ देते हैं MnO4 minus MnO2 plus water। Mn2 plus with S2O8 2 minus with and water gives you MnO4 minus। और ये भी ऑक्सीडाइज करता है I माइनस को I2 में, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, C2O4 2 माइनस, ये ऑक्सैलेट है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, S2 माइनस को S में, SO3 माइनस को SO4 2 माइनस में, NO2 माइनस को NO3 माइनस में। तो ये आप याद रखेंगे, पूरे रिएक्शन तो याद रहे ना रहे, इतना याद रहना बहुत जरूरी है। दीज आर द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। अब Ln के रिएक्शन है, यूजुअली देखो मेटल एसिड के साथ H2 देता है तो देगा, हेलोजेंस के साथ हेलाइड बना जाएगा, ट्राई हेलाइड, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, कार्बन के साथ कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड और सल्फर के साथ सल्फर, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा डीएनए ब्लॉक। मूविंग ऑन टू, वेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थोड़ा सा देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या होता है। यस, नेमिंग, सबसे पहले अगर हम नाम लिखना सीखें, वैसे तो वर्नर्स थ्योरी से स्टार्ट होती है, और ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, सेंट्रल एटम और साथ में जो लिगेंड्स होते हैं मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल एटम वो एटम है जिससे लिगेंड्स अटैच्ड हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, आयंस जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड हैं। इनके टाइप्स, यूनिडेंटेट मतलब सिंगल डोनर, डाइडेंटेट डबल डोनर, पॉलीडेंटेट मतलब सेवरल डोनर। ठीक है, एम्बीडेंटेड मतलब दो एटम्स हैं एक ही के जो दे सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर अटैच टू योर मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन स्फेयर किसको कहते हैं, सेंट्रल एटम विथ लिगेंड, ये है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, अगर इसको हम अरेंज करें, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम विथ सेंट्रल एटम इज पॉलीहेड्रा। ऑक्सीडेशन मतलब सेंट्रल एटम पे जो चार्ज है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल एक ही टाइप के डोनर से बाउंड है, हेट्रोलेप्टिक में होता है मल्टीपल डोनर से बाउंड है। ये टर्म्स एंड डेफिनेशंस विल डेफिनेटली कम, ये याद रखना। वर्नर्स थ्योरी भी आते हैं एग्जाम में, उनके हिसाब से
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के दो वैलेंसीज होते हैं, प्राइमरी विच इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी विच इज नॉन आयोनाइजेबल। तो ये आप याद रखेंगे वर्नर्स थ्योरी में, आयंस ग्रुप्स बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट्स। अब यूजेस भी जरा देख ही लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूजेस होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन, बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत जगह काम होता है, एज ए कैटलिस्ट, फोटोग्राफी, इन मेडिसिन इंडस्ट्री। ये बहुत छोटे छोटे डेफिनेशंस है, कुछ नहीं याद हो रहा है तो कम से कम इतने याद कर लास्ट मोमेंट में, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से आपको हिट जरूर होंगे। अच्छा, यहाँ पे डबल सॉल्ट्स भी होते हैं, तो डबल सॉल्ट्स जो होते हैं दे डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस। डबल सॉल्ट्स डिसोशिएट हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोशिएट नहीं होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं इनका नेम करने का एक तरीका होता है, फॉर्मूला फॉर्मेशन एंड नोमेनक्लेचर। सेंट्रल एटम को पहले लिखते हैं, लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, पॉली एटॉमिक लिगेंड्स को पैरेंथेसिस में, लिगेंड मेटल के बीच आप स्पेस नहीं लगाते हैं, चार्ज को इंडिकेट करते हैं बॉक्स या ब्रैकेट के बाहर, चार्ज ऑफ कैटायन बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑफ एनायन। यस, अब कैटायन को पहले लिखते हैं, नेम ऑफ लिगेंड को अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही आप लिखते हैं, एनायनिक लिगेंड को एंड में ओ लगाते हैं, न्यूट्रल एंड कैटायनिक में सेम रह जाते हैं। जस्ट अ सेकंड, जो नाम लिखते हैं वो, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो ठीक है, ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। यहाँ पर हमने ठीक है, ये रूल तो लिख समझ चुके हो आप कि एनायनिक लिगेंड के आगे ओ, न्यूट्रल क्या और कैटायनिक सेम रहेगा। डाई एंड ट्राई यूज करते हैं, प्रेफिक्सेस, रोमन न्यूमरल्स इन पैरेंथेसिस। अब बॉन्डिंग, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, दूसरा मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्ड होता है वहां पे सिग्मा एंड पाई दोनों ही कैरेक्टर होते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूछी जा सकती है। कम से कम इतना लिख क्या होगा कि लिगेंड्स को ये पॉइंट चार्जेस मानते हैं, जहां पर पॉइंट चार्जेस का मतलब देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयन। यहाँ पर डी ऑर्बिटल चूंकि डिजेनरेट होते हैं लेकिन एनर्जी में ये स्प्लिट हो जाता है। डी ब्लॉक में कलर का रीजन क्या है, डीडी ट्रांजिशन, और कलर जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू द वेवलेंथ एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे, लिंकेज वाले, एक ही सेंट्रल एटम से अलग अलग लिंकेज है। कोऑर्डिनेशन में इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड आयनिक। अब देखो ये पॉली, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, क्रोमियम के साथ साइनाइड है, दूसरे में क्रोमियम के साथ अमोनिया, कोबाल्ट के साथ साइनाइड, तो इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। दूसरा हो सकता है आयनाइजेशन, काउंटर आयन। अब यहाँ पर देखो, एक में ब्रोमीन है बाहर, एक में सल्फेट है बाहर, यानी कि एनायन बस डिफरेंट है। सॉल्वेट का डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो पॉसिबल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आल्सो पॉसिबल। यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे, जैसे ये ट्रांस है, सिस एंड ट्रांस, सिस में देखो एक ही प्लेटिनम के एक ही साइड में दोनों लगे हुए हैं, और यहाँ पर अपोजिट साइड्स में अमोनिया या क्लोरीन है, तो सिस एंड ट्रांस हो गए ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल क्या हो गया, डेक्स्ट्रो एंड लेवोरोटेटरी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। तो ये था इनऑर्गेनिक पार्ट। नाउ कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अब देखते हैं कुछ टर्म्स जो डेफिनेशंस आपको आने चाहिए दिस वन। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ये समझ लेना। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इंटू 100, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, मास परसेंटेज मतलब मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास इंटू 100, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल कंपोनेंट इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 मतलब 1 मिलियन। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये होता है हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मेलिटी इसको कैपिटल N से। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, की ध्यान रखना। मोलैलिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है।
ये हो गया। अब सॉल्यूशन में और क्या देखना है, सॉल्यूशन के टाइप होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ, अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, सॉलिड सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो ये तीन तरह का होगा, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। एग्जांपल्स गिवन है। लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जिसका सॉल्वेंट लिक्विड है, तो गैस इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है। गैसेस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट गैस होगा, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ये सारे हो सकते हैं, राइट। अब हेनरीज लॉ आपके एग्जाम में आएगा। सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉलिड इन लिक्विड जो होता है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर से अनअफेक्टेड रहता है। टेम्परेचर के साथ क्या होता है, सॉलिड जैसे चीनी को पानी में मिला रहे हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी हीट एमिट करता है, तो हीट बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। तो ये हो गया सॉलिड इन लिक्विड का। लेकिन गैस को जब लिक्विड में मिलाते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पानी में मिला होता है, तो वहां पर लो टेम्परेचर पे अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है और हाई प्रेशर पे अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है। हेनरीज लॉ यही कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये है हेनरीज कांस्टेंट। इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, वेंट ओके। उसके बाद अब यहाँ पे रॉल्स लॉ भी आप देख लो। रॉल्स लॉ, हमने हेनरीज लॉ समझ लिया, हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ दोनों ही आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर रॉल्स लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेगा वो हो गया आइडियल सॉल्यूशन, एक जैसे जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। जो नहीं ओबे करेगा वो हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नहीं ओबे करेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, जो ओबे करेगा उसका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होगा। तो जो डेविएट होगा आइडियल बिहेवियर से वो या तो पॉजिटिवली डेविएट होगा या नेगेटिवली डेविएट होगा। जो पॉजिटिवली डेविएट होगा उसमें डेल्टा वी और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव डेविएट होगा उसमें डेल्टा एच और डेल्टा वी नेगेटिवली डेविएट होगा। नेगेटिवली डेविएशन अगर ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एक कंडीशन आएगा, और जो जहां पर पॉजिटिव डेविएशन हो गया वहां पर होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देन कम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चार तरह की होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर देख लो, फॉर्मूला याद करना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है फॉर्मूला। लेकिन जब वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं आए, कुछ कंपाउंड्स के एबनॉर्मल मोलर मासेस होते हैं, यानी कि एसोसिएशन डिसोसिएशन साथ में होता है। तो वेंट हॉफ फैक्टर मतलब नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, तो वहां पर हम एक फैक्टर आई यहाँ पर लगा देंगे, आई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इंटायर आपका ये चैप्टर सोल्यूशन का। देन कम्स योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़े से डेफिनेशंस हैं, सो लेट अस सी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले देख लो टाइप्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। डेनियल सेल आप जानते हो, डेनियल सेल पढ़ा होगा, और ऐसा सेल होता है जहाँ पे कैथोड, कैथोड में कॉपर, एनोड में जिंक, और एक सॉल्ट ब्रिज होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है ना। इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हो KCN KNO3। रिडक्शन का रिएक्शन ये है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन ये है, और ये इंटायर सेल का रिएक्शन है, ठीक है। अब ये एक हाफ है, एक हाफ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक हाफ में रिडक्शन हो रहा है, तो हाफ सेल होते हैं कंपोनेंट्स इसके, राइट। इसके बाद यहाँ पर अगर हाफ सेल दो पोर्शंस में होते हैं, तो इलेक्ट्रोड दो तरह के हो गए, कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होता है, एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब केमिकल है दैट डिसोसिएट्स इनटू आयन और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट ब्रिज, सारे डेफिनेशंस यही दिए हुए हैं। यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब है कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड, एक तो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या बताना जरूरी है कि प्लैटिनम कोटेड होता है विद प्लैटिनम ब्लैक, इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, प्रेशर जो होता है 1 बार होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इज यूनिटी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज है हाफ सेल्स का जिसको हमने अरेंज किया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन ऑल द स्पीसीज इन, ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड वाला। पॉजिटिव ई वैल्यू मतलब वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, नेगेटिव ई वैल्यू मतलब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
अब ये जो टाइप्स ऑफ सेल है वो उसमें दो कॉपर स्ट्रिप्स डिप्ड होते हैं, एक एनोड में एक कैथोड में। कोरोजन भी होता है, कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है जिसमें मेटल ऑक्साइड्स बनाता है ना। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, पेंटिंग, बैरियर प्रोटेक्शन एंड ऑल। देन एग्जांपल्स है रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ओके, यहाँ पर हम फ्यूल सेल्स भी पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल जैसे कि हाइड्रोजन CH4 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एग्जांपल। ठीक है, तो ये हो गए फ्यूल वाले। अब है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी भी देखो, ये न्यूमेरिकल वाले हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपने फिजिक्स में भी पढ़ा, आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस थ्रू मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का मतलब दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। कंडक्टेंस थ्रू आयन, आयंस के थ्रू भी कंडक्टेंस होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, साइज ऑफ आयन पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे और टेम्परेचर। ये है कंडक्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर ये रिएक्शन है कंडक्टिविटी सेल। इक्विलिब्रियम ये होता है हमारा इक्वेशन। देन इक्विलिब्रियम पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by NF log Kc, नॉस्ट इक्वेशन। देन यस, रेजिस्टेंस हो गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, R इज इक्वल टू V by I। देन नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, आप जानते हैं इस चीज को, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स भी जानते हैं, लिमिटिंग यस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम एक्सप्रेस करते हैं एज सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। और यहाँ पर खरास लॉ आता है आपके एग्जाम में, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। और इसके बाद फैराडेज लॉ में से दो में से एक लॉ जरूर आएगा। फैराडेज लॉ यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट लॉ कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन व्हिच occurs at an electrode during electrolysis is proportional to quantity of electricity passed, formula is W is equal to ZIT। दूसरा लॉ कहता है कि amount of different and substances liberated by same quantity of electricity passing through electrolytic solutions are proportional to equivalent weights। तो उसका न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा। ये दो फैराडेज लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इंटायर चीज जो है आपको इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर केमिकल काइनेटिक्स, ये हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स आप जानते हो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। रेट दो तरह का होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में क्या करते हैं हम, एवरेज रेट में हम अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट एवरेज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर माइनस साइन है और ये बताता है स्लोप। ठीक है, एवरेज रेट, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन डेफिनेशन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, देन एवरेज रेट आप समझ गए। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब निकालते तो इंस्टेंटेनियस रेट, तो आर इंस्टेंटेनियस में हम यहाँ पर डेल्टा पी को हमने कर दिया डीपी और डेल्टा आर को डी आर। दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट। कुछ फैक्टर्स हैं, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करे रेट को, कॉन्सेंट्रेशन, जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही फास्टर रिएक्शन होगा। टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर करो रिएक्शन विल बिकम फास्ट, 10 डिग्री की राइज हो जाएगा। कैटलिस्ट भी इनहेंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, सरफेस एरिया के बढ़ने से रिएक्शन फास्टर होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के लोअर होने से रिएक्शन फास्टर होता है। तो दीज टर्म्स जो होंगे वो एग्जाम में आएंगे। रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये होता है। देन रिएक्शन में यस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रिएक्शन ये है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को ऐसे डिनोट करते हैं अगर रिएक्शन हमारा ये है तो। ठीक है, देन यस, ये हो गया। इसके बाद अगर हम चले कोलिजन थ्योरी पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन पे डिपेंड करता है, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन भी हमको देखना पड़ेगा। ऑर्डर मतलब सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ, ये होता है ऑर्डर।
मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में। सो दिस इज, अगर हम दिखाएं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उससे पहले देख लो यहाँ पर, ये ऑर्डर अगर जीरो है तो यूनिट, यूनिट आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये यूनिट क्या है, ऑर्डर वन है तो यूनिट क्या है, ऑर्डर टू है तो यूनिट क्या है। ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। देन ये है ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इधर ये देख लो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रेट इक्वेशन, यस, टू गिव अ रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, ये डेफिनेशन है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का आप देख सकते हो। टी हाफ, अब टी हाफ मतलब टाइम टेकन फॉर अ रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट आधा हो जाए, तो दैट इज योर टी हाफ। टी हाफ हम थोड़ा देखेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ और जीरो ऑर्डर का टी हाफ, दैट इज हाफ। हाफ लाइफ का मतलब आप जानते हो हाफ लाइफ क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन टू ब्रिंग आउट अ रिएक्शन, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आर्हेनियस इक्वेशन है, दो अलग अलग के वैल्यू के लिए। एंड ये वाला कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई टू द पावर ई ए बाई आर टी। फॉर्मूला कम से कम आप याद रखो, बाकी ऊपर से बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। नाउ अब मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे। फिजिकल और इनऑर्गेनिक हो गया, यानी कि 50% ऑफ योर केमिस्ट्री कंप्लीटेड। अब बचा है 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन। सबसे पहले देखो, यस, मूविंग टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ हैलोजेंस के बेसिस पर, मोनो डाई बताते हैं ना। देन दूसरा क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज तो अल्काइल हैलाइड बन सकता है, ठीक है। दिस इज अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होगा। एलाइलिक हैलाइड हो सकता है, अब देखो हेलोजन इज अटैच टू दिस कार्बन, इसके बगल में हमारा डबल बॉन्ड, तो वो एलाइलिक है। अगर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 है लेकिन उसके बगल में बेंजीन रिंग है तो उसको हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा टाइप है जब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज, तो एलिफेटिक चेन के लिए हम उसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड, एरोमेटिक चेन के लिए कहेंगे एराइल हैलाइड। नोमेनक्लेचर आप जानते हो, अल्केन जो नाम हम लेंगे, अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय हैलाइड, तो दैट इज द वे यू राइट द नेम। और आईयूपीएसी नेम में हम न्यूमेरल्स यूज करते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर होता है, ठीक है। देन यस, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अब आते हैं हेलो एल्केन्स को, देखते हैं प्रिपेयर कैसे करेंगे। अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं, जिंक क्लोराइड के हेल्प से। यस, अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं हम, हेलो एल्केन्स बनता है। दूसरा है हाइड्रोकार्बन से फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से हम बना लेते हैं हेलो एल्केन्स। यहाँ पर देखो एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया हमने यहाँ पर। देन देयर इज अ सैंडमेयर्स प्रोसेस जिसमें हमारा ये एनिलीन है ट्रीटेड विद NaNO2 NHCl या HX। अब आपको यहाँ पर फाइनली ये देगा एराइल हैलाइड। एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करो तो बन गया अल्काइल हैलाइड। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, आपको आयोडाइड एक्सचेंज करना है या फ्लोराइड एक्सचेंज करना है, दोनों ही होते हैं। तो या फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम आयोडाइड एक्सचेंज करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन से हम फ्लोराइड एक्सचेंज करते हैं। तो देखो ये आयोडाइड एक्सचेंज का प्रोसेस है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। और अगर आइसोमर्स हैं तो आइसोमर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर जितना कॉम्पैक्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर SN1 SN2 मैकेनिज्म देखना होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए SN2 जो है वो फेवर करता है प्राइमरी को, SN1 फेवर करता है टर्शियरी। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसे होता है। मेटल के साथ रिएक्शन में हम याद रखेंगे, देखो मैग्नीशियम से रिएक्ट करके अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लिया। और वुर्ज रिएक्शन, यानी कि वुर्ज रिएक्शन में अगर हमने अल्काइल हैलाइड को सोडियम से ट्रीट किया विद ड्राई ईथर यू गेट डाई अल्केन, यानी कि यहाँ पर कार्बन नंबर डबल हो जाता है। Then there are certain more reactions, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर रेजोनेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और ये जो इसके लोन पेयर है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इधर से उधर घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है।
हेलो, यहाँ पर हेलो अल्केन्स sp3 हाइब्रिडाइज हैं, हेलो एडीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। फिनाइल कैटायन अनस्टेबल होता है बाय इट इज नॉट इट इज अनस्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता है। देखो AlC FeCl3 के प्रेजेंस में ऑर्थो एंड पैरा बन गया, जब हो रहा है FeCl3 के प्रेजेंस में ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड बन गए। यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा के कंपाउंड ही बनेंगे जिसमें पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर आप एसिडिफाई करोगे यानी कि नाइट्रो HNO3 और H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे लगेगा। H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो SO3H ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एराइल हैलाइड को मिथाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करते हैं। तो अब देखो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आके लग गया। वुड्स फिटिक रिएक्शन, अब यहाँ पे एरीन है, यहाँ पर हेलो एरीन है, सोडियम के साथ ट्रीट किया और ये अल्काइल हैलाइड है, ये आपस में जुड़ गए। फिटिक रिएक्शन में दो एराइल हैलाइड आपस में जुड़ गए, डाइफिनाइल बना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम ध्यान रखेंगे, इनके यूजेस सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन में हम क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं, आइडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं। फ्रीऑन आप जानते हो रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। DDT एक इंसेक्टिसाइड है एंड पेंट रिमूवर वगैरह के तौर पर उसको हम यूज करते हैं। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, है ना, यानी कि वो कार्बन जिसके पास चारों ग्रुप अलग अलग हो वो होता है कायरल, और जिसके चारों ग्रुप यानी कि वो सुपर इम्पोजेबल हो तो वो हो गया ए कायरल। डेक्जो सोल्यूशन प्लेन पोलराइज राइट को राइट हैंड साइड यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करे वो हो गया डेक्स्ट्रो, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे वो हो गया लेवो। ये था हमारा हेलो एल्केन हेलो एल्कीन में, इतना ही पढ़ना है। देन कम्स योर अल्कोहल, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। सो सी सबसे पहले देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सेम एज हेलोजन वाला था कि नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे मोनो डाई ट्राई कह सकते हैं इसको हम। और वहां पर जैसे विनाइलिक एलाइलिक हैलाइड था वही यहाँ पर विनाइलिक एलाइलिक अल्कोहल बन जाता है। देन ये अल्कोहल हो गया मोनो डाई ट्राई। देन ईथर, ईथर दो तरह का होगा। अगर ईथर में क्या होता है ना, ऑक्सीजन के एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ दूसरा अल्काइल, अगर ये दोनों सेम है तो ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर, ये दोनों डिफरेंट है तो वो हो गया अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल कैसे लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप के ऊपर सफिक्स में ऑल लगा देते हैं तो वो हो गया हमारा कॉमन नेम। IUPAC नेम में एल्केन के ई को हटा के हम ऑल लगा देते हैं, बन जाता है हमारा IUPAC नेम। तो फेनॉल में भी वही होता है, ऑल लगा देते हैं। ईथर में आप जानते हो अल्काइल ईथर इस तरीके से यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होता है यहाँ पर OH ग्रुप होता है, OH इज फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, चूंकि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पर भी पोलैरिटी डेवलप होती है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, देन कमिंग टू द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन पहले देखेंगे फिर प्रॉपर्टीज। अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी प्रिपेयर होगा हमारा अल्कोहल। क्रोमाइल क्लोराइड सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड चूंकि हाइयर है तो उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। एल्डिहाइड है, पैलेडियम के साथ ट्रीट करोगे आपको अल्कोहल मिल जाएगा। एसिड को भी आप रिड्यूस करोगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड CHN की हेल्प से भी हमें यहाँ पे अल्कोहल मिलता है। फेनॉल का प्रिपरेशन देखो, ये देखो हमारा एराइल हैलाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने ट्रीट किया, बना सोडियम फेनॉक्साइड, फिर HCl के साथ ट्रीट करोगे तो हमारा फेनॉल बन गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनेगा, बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट करो, सल्फोन ये बन गया, NOH के साथ ट्रीट किया फिनॉल बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट, ये एनिलीन है, NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करोगे बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, वाटर के साथ वार्म किया बन गया फिनॉल। क्यूमीन, दिस इज योर क्यूमीन, ऑक्सीजन के साथ आप इसको ट्रीट करो यू विल गेट फाइनली अल्कोहल। ईथर कैसे बनाएंगे, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमको ईथर मिलता है। या फिर विलियमसन सिंथेसिस एक नेम रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड गिव्स यू डाइअल्काइल ईथर। तो ये हो गया ईथर का फॉर्मेशन। नाउ अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आओ तो बॉइलिंग पॉइंट इनकी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल रिएक्शंस में अगर देखें तो एसिडिटी
प्राइमरी का ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का, ये ऑर्डर है इनके एसिडिटी का। फेनॉल के रिएक्शन एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो नाइट्रो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आएगा, और पैरा बीइंग द मेजर प्रोडक्ट, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। लेकिन जब आप कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो नाइट्रो तीनों ग्रुप पे आके अटैच हो जाएगा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट करोगे तो ब्रोमीन ऑर्थो पैरा पे आके जुड़ जाएगा। लेकिन जब 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन यूज करेंगे तो यहाँ तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। फेनॉल को जब आप जिंक से ट्रीट करोगे तो यूल गेट बेंजीन। कोलबेज रिएक्शन नेम रिएक्शन है। फेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो, बन गया सोडियम फेनॉक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करो, ये हमारा बन गया दिस कंपाउंड। राइमर टाइमन रिएक्शन अगेन, फेनॉल को क्लोरोफॉर्म अल्कली से ट्रीट करो, फाइनली यू विल गेट दिस सैलिसिल एल्डिहाइड। ये सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल टू अल्केन है, सॉल्बिलिटी इन वाटर, सॉल्बिलिटी इन वाटर है एज अल्कोहल। यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ईथर के साथ अगर ब्रोमीन को ट्रीट करोगे तो ब्रोमीन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। आप यहाँ पर नाइट्रेशन कर रहे हो तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में। सो AlCl3 के प्रेजेंस में मिथाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके जुड़ता है। एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आके जुड़ता है। देन मिथेनॉल का क्या यूज है? सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री। कोई इथेनॉल भी सॉल्वेंट है, तो ऑलमोस्ट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यू कैन यूज एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह हम बता सकते हैं पेंट इंडस्ट्री। देन देन इज योर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड में हमें नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर पहले देखना है। एल्डिहाइड कीटोन का कॉमन नेम वही होता है, एल्केन के लास्ट के ई को हटा दिया एल्डिहाइड में और अल लगा दिया तो बन गया एल्डिहाइड। कीटोन में सफिक्स हम ओन लगा देते हैं और एसिड में ओइक एसिड लगा देते हैं। सो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है इनके बॉन्ड का, ट्राइगोनल प्लानर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। कार्बोनिक एसिड में हमने क्या किया, इक लगा दिया, ओइक एसिड। यूजेस क्या होते हैं एसिड्स के? मिथेनोइक एसिड को रबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इथेनोइक एसिड सॉल्वेंट है। हायर फैटी एसिड्स मैन्युफैक्चर करता है सोप डिटर्जेंट। एल्डिहाइड भी सॉल्वेंट है। सो ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट। अब है प्रिपरेशन। एल्डिहाइड को प्रिपेयर करो एसाइल क्लोराइड से, पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में यू गेट एल्डिहाइड। नाइट्राइल और ईस्टर से दिस इज स्टेफेंस रिडक्शन। साइनाइड पुट इन क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, यू गेट दिस एल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन, ये हमारा टोल्यूइन है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करो, यू गेट एल्डिहाइड। देन टोल्यूइन को आप क्लोरीन और HNU से ट्रीट करोगे तो हमको फिर मिलेगा एल्डिहाइड। गार्टरमैन कॉच रिएक्शन, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से ट्रीट करोगे डायरेक्टली, यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। कीटोन कैसे बनाए? ग्रिग्नार्ड रीजन को कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे, यू विल गेट कीटोन। नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ट्रीट करो, यू विल गेट कीटोन। बेंजीन को आप RCOCl के साथ ट्रीट करो, यू विल गेट दिस कंपाउंड। उस तरीके से एसिड को हम कैसे बनाएंगे? अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन सकता है। एल्काइल बेंजीन ये है, यहाँ पर इसको एसिडिफाई करेंगे, हमारा एसिड बन गया। नाइट्राइल्स और एमाइड, ये साइनाइड है और एमाइड है। यहाँ पर देखो हमने इनसे भी बना लिया। ग्रिग्नार्ड एजेंट से भी को CO2 के साथ ट्रीट करोगे, यू विल गेट एसिड। एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से भी बनता है एसिड। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी हमको अल्कोहल और एसिड मिलता है। तो ये हो गए इधर वाले हमारे एल्डिहाइड कीटोन हो गए। अब इधर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, देख लेते हैं सम ऑफ देम। फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनकी हायर होती है हाइड्रोकार्बन से, एंड ईथर से ज्यादा एल्डिहाइड की बॉइलिंग पॉइंट होती है। केमिकली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये करते हैं। ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड मिलता है। टॉलेंस टेस्ट यहाँ पर होता है। अब देखो एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट लगाओगे तो यू विल गेट सिल्वर मिरर। फेलिंग्स टेस्ट भी करता है एल्डिहाइड, आप देख सकते हो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर मिलेगा। हेलोफॉर्म टेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यू विल गेट हेलोफॉर्म। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ये रिएक्शन हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, पॉन्क QH के साथ ट्रीट करोगे, यू आर गेटिंग दिस अल्कोहल। और एसिड की भी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है देन एल्डिहाइड एंड कीटोन और अल्कोहल।
सॉल्बिलिटी इनकी डिक्रीज करते हुए इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, और ये इसका केमिकल एक जनरल रिएक्शन। तो दिस इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। सेकेंड लास्ट चैप्टर इज योर अमाइन। अमाइन में हम देखते हैं, यस, अमाइन जो होते हैं वो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लो, प्राइमरी सेकेंड, ये अमोनिया है, ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्शियरी अमीन। आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, हम अगेन अल्केन के ई को हटा करके अमाइन लगा देते हैं, अमीन लगा देते हैं, तो बन जाता है आईयूपीएसी नेम। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, लोअर एलिफेटिक अमीन्स गैसेस हैं, प्राइमरी अमीन with 3 or more carbons liquid, और higher will be solid. Aryl amines colorless होते हैं। लो एलिफेटिक अमीन्स soluble in water होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स जो होते हैं इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है, प्राइमरी ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। क्योंकि प्राइमरी में देखो 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। सेकेंडरी में एक ही है, टर्शियरी में हाइड्रोजन है ही नहीं। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तभी बॉइलिंग पॉइंट की बढ़ती है। डाइजोनियम सॉल्ट्स का क्या रोल है इन प्रिपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से डायरेक्टली हम नहीं प्रिपेयर कर सकते जिस कंपाउंड को, उसको डाइजोनियम सॉल्ट के हेल्प से प्रिपेयर कर। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ये नाइट्रोबेंजीन को आप रिड्यूस करो हाइड्रोजन पेरिडियम के प्रेजेंस में, यू गेट दिस अमीन। नाइट्रोबेंजीन को टिन HCl या आयरन HCl के साथ रिड्यूस करोगे तो भी मिलेगा हमें ये एनिलीन। देन अमोनोलाइसिस, अमोनिया और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट दिस रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। साइनाइड के रिडक्शन से भी अमाइन मिलेगा, अमाइड के रिडक्शन से भी अमीन मिलेगा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से भी हमें अमीन मिलेगा, प्राइमरी अमीन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, अमाइड रिड्यूस होगा अमीन में विथ 1 कार्बन लेस, -1 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन कम है। देन केमिकल रिएक्शन पे आते हैं, इस तरफ सारे हो गए। सो यस, तो हमने ये देख लिया यहाँ पर कि बेसिक कैरेक्टर होता है अमाइंस में। कार्बाइल अमीन रिएक्शन ये होता है जिसमें क्या होता है, प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कली से ट्रीट करते हैं तो यू गेट आइसोसाइनाइड। अमीन को जब नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं तो यू आर गेटिंग अल्कोहल। फाइनली दिस इज C6H5NH2 को जब आप NaNO2HCl के साथ ट्रीट करोगे यू विल गेट डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज डाइजोटाइजेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एनिलीन को ब्रोमीन से ट्रीट करो, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया। एनिलीन को HNO3 H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ दिस कंपाउंड। H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे यू विल गेट दिस कंपाउंड। सिमिलरली डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन अपने आप में एक क्वेश्चन है। डाइजोनियम सॉल्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस सॉल्ट्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे सैंडमेयर्स प्रोसेस आप देखो, डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्लोराइड बना सकते हो, ब्रोमाइड बना सकते हो, साइनाइड बना सकते हो सैंडमेयर्स प्रोसेस से। गाटरमैन प्रोसेस में भी सेम है यहाँ पर, लेकिन हमने कॉपर पाउडर यूज किया है। कपलिंग रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, ऑरेंज डाई और येलो डाई। जब आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ फेनॉल को ट्रीट करोगे आपको मिलेगा ऑरेंज डाई, और जब आप एनिलीन के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा येलो डाई। ठीक, लास्टली लास्ट चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल। इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ सैकेराइड्स की बेसिस पर। इनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो एल्डोज, कीटोनिक ग्रुप होगा तो कीटोज। ठीक है, सुक्रोज से बनाएंगे, देखो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल गया, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करने से भी ग्लूकोज मिलता है। राइट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। साइक्लिक्स ये पायरान स्ट्रक्चर है इसका, ग्लूकोपायरान इस तरीके से पायरानिक स्ट्रक्चर होता है। फ्रक्टोज का फ्यूरानिक स्ट्रक्चर होता है। 2 शुगर अगर साथ में हो तो एक लिंकेज होता है, इसको कहते हैं डाइसैकेराइड लिंकेज। अगर बहुत सारे ग्लूको यानी कि मोनोसैकेराइड यूनिट साथ हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये खाने में बहुत हेल्प करते हैं, स्टोरेज के लिए काम आते हैं। सेलुलोज सेल वॉल बनाता है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज है। और ये ग्लूकोज के रिएक्शन है, HI के साथ ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन देगा, NH2O4 के साथ ये हमारा कंपाउंड देगा, HCN के साथ साइनोहाइड्रीन, ब्रोमीन के साथ आप देख सकते हो एसिड बना दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यहाँ पर एस्टाइलेशन हो गया, ऑक्सीडेशन से हमारा ये एसिड बन गया। इस तरीके से प्रोटीन, प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें NH2 और COH ग्रुप साथ में होते हैं। आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, बेस्ड ऑन अमाइनो ग्रुप ज्यादा है, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है या बराबर है। अगर हम बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सिंथेसिस देखें तो कुछ प्रोटीन एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल। जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं वो नॉन एसेंशियल है, जो नहीं बनते वो एसेंशियल है।
शेप के बेसिस पे दो होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। जो फाइबर जैसा हुआ वो फाइब्रस, जो ग्लोब ग्लोब यानी कि सर्कुलर या स्फेरिकल हुआ वो ग्लोबुलर। दो अमीनो एसिड के बीच जो लिंकेज होता है वो कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन एट सर्ट, अगर उसमें पीएच चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें तो कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसको कहते हैं हम डीनेचुरेशन। वाइटामिन आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन अ वेरी मेगर अमाउंट, लेकिन उसके डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाते हैं। दो टाइप में ये भी क्लासिफाइड है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हुआ बी सी, बाकी ए डी ई के हो गए फैट सॉल्युबल। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए ट्रांसफर करता है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। कॉम्पोजिशन क्या हो गया, शुगर, हमारा एक तो शुगर होता है और एक ये देखो ये न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस और फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर और बेस होता है। डीएनए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल हो गए आरएनए में, ये देखो एजीसीयू। और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन हो गए हमारे डीएनए में। ये एक हेरिडिटरी ट्रांसफर करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह आपका नहीं आएगा। इंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो हमारे एक तरीके से जो कैटलिस्ट का रोल है वही हमारे बायोलॉजिकल बॉडी में हमारे एंजाइम्स का रोल है। दिस इज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री। इतना कर लेंगे तो सारा चीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इतना याद रहेगा तो सब चीज हो जाएगा।